सुनो, ये दो वेक्टर है, ये भी 10 और ये भी 10। एंगल क्या है इनके बीच का? 60 डिग्री। एंगल क्या है इनके बीच का? 60 डिग्री। हमें क्या बताना है? रिजल्टेंट बताना है। क्या बताना है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा। दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसे a मान लो, इसे b मान लो। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 2 × 10 × 10 × cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। सोल्व करो, ये आ जाएगा 100 प्लस ये भी 100 प्लस ये सारा भी 100 ही आएगा। ये कितना आ जाएगा? √300। ये कितना आ जाएगा? 10√3। ये क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट होता क्या है? मतलब जो ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं ना, ये अकेला ही वही काम करेगा। ठीक है, इन दोनों की कमी पूरी यही करेगा। मतलब अगर ये दोनों फोर्स है, जो सिचुएशन बन रही है, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर का, तो अगर ये एक रिजल्टेंट वेक्टर भी आए तो भी एक्सेलरेशन सेम ही आएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, एक्सेलरेशन दोनों के केस में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब कंडीशन जो केस इसमें बन रहा है वो ही इसमें ही बनेगा। इन दोनों की कमी पूरी ये अकेला कर देगा। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है? जो इन दोनों की, जो ये दोनों काम कर रहे हैं ये अकेला कर दे, उसे क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, एंगल सेम 60 है। इसे a मान लो, इसे b मान लो। रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। दो वेक्टर है 20 एंगल क्या है इनके बीच का? 60। फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का रूट। सोल्व करते हैं, चलो। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 cos 60। cos 60 वही क्या होता है? cos 60 1/2। सोल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? 400। ये भी कितना आएगा? 400। इसे सोल्व करके देख लेना, ये भी 400 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 400 ही आएगा। 0 है ये थोड़ा। इसे सोल्व कर लो, कितना बन रहा है ये? इसे सोल्व करेंगे ना तो ये बनेगा 20√3। 20√3 बनता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाना। ये 90, ये वेक्टर है 10, b मान लो इसे। और ये क्या है? a भी 10 है, b भी 10 है, और एंगल क्या है? 90 डिग्री। एंगल क्या है? 90 डिग्री। रिजल्टेंट फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का रूट। a कितना है? a 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है? 10। ये भी कितना है? 10। cos इस बार क्या है? 90। cos 90। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 100 + 100। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा? 200। 200। रुको रुको रुको, cos 90 क्या होता है? 0। cos 90 0, तो ये कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि cos 90 0 है। इसे सोल्व कर लो, ये कितना बनेगा? 200। तो ये कितना आ जाएगा? 10√2। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया? 10√2। मतलब इन दोनों की कमी ये अकेला पूरी कर सकता है। ठीक है, ये क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। सेम ही है, बस ये 20 हो गया इस बार।
ये इधर भी 20, वही सेम 90, इसे ए मान लो और इसे बी मान लो। रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज थीटा पूरे का अंडर रूट। ए कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू 20 इंटू 20 कॉज 90। सोल्व करो। ये कितना बन जाएगा 400, ये भी 400, ये सारा तो ज़ीरो ही बन जाएगा। कॉज 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये सारा क्या बन जाएगा 0। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20√2। ये क्या आ गया 22, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया 20√2। ठीक है ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। ये मान लो 10 है, ए मान लो इसे, ये बी है यहाँ पे, ये भी 10 है। एंगल क्या है इनके बीच का एंगल 120। इस बार एंगल कितना कर दिया 120 डिग्री। फाइंड करो सेम रिजल्टेंट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए कितना है 10 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 कॉज 120। कॉज 120 की वैल्यू होती है -1/2। कॉज 120 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 100 प्लस 100 इंटू 200 इंटू माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस 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 कैंसिल। 100 आ गया, आंसर क्या आ गया 10। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 10। रिजल्टेंट क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है ठीक है, एक लास्ट करते हैं फिर एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। वेक्टर है 20, एंगल कितना है 120, ये कितना है 20। रिजल्टेंट फाइंड करना है, करते हैं। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 20 इंटू 20 कॉस 120 कितना होता है -1/2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 400 प्लस 400 -400, तो ये क्या आएगा √400। √400 कितना होता है 20। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया 20। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया 20। ठीक है, अब सुनो 6 क्वेश्चन करे हैं टोटल, 6 क्वेश्चन करे हैं। देखो मैं बताता हूँ कौन से करे हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने क्या किया था 2 वेक्टर लिए थे जिनका मैग्नीट्यूड क्या था सेम। ये भी 10 और ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, और इनके बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। तो ऐसे केस में अगर ऐसा दे रखा हो 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इस केस में क्या करेंगे किसी भी एक वेक्टर को उठा के √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्टेंट वेक्टर भी यही आएगा, यही है। किसी भी एक को उठा के या तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, वही रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए और इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए 60 डिग्री। बीच का एंगल 60 डिग्री। ऐसे आगे भी किया था, देखो इसमें भी रिजल्टेंट क्या था 20√3। इसको एक को मल्टीप्लाई कर दो √3 से, बीच का एंगल 60 डिग्री है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, सिंपल इतना रिजल्टेंट। ये फॉर्मूला लगाने की नीड ही नहीं होती, सीधा ही अगर 60 डिग्री एंगल दे रखा है और दोनों वेक्टर सेम है तो एक को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस केस में सुनो, इसमें क्या था दोनों सेम थे 10 10,
दोनों क्या थे सेम 10 इनके बीच का एंगल अब कितना कर दिया 90। अगर दो वेक्टर सेम है मैग्नीट्यूड वाइज और उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो √2 को मल्टीप्लाई कर दो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये इतना करने की नीड नहीं है। अगर दो वेक्टर दे रखे दोनों सेम है, उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो एक को क्या कर दो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसे किया था, 20 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्टेंट था। एंगल कितना था 90 डिग्री। इसमें क्या किया था देखो, अगर दो रिजल्टेंट दो वेक्टर दोनों अगर सेम है, ये भी 10 है ये भी 10 है, और इनके बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, तो किसी एक उठा लो वही आंसर है। दोनों वेक्टर में से कोई एक उठा लो वही आंसर है। इसे उठा लो रिजल्टेंट वेक्टर वही है, इसे उठा लो तो भी वही है। ठीक है, जैसे आगे भी एक और किया था ना, इसमें भी क्या था 120 है, दोनों सेम है 20 और इनके बीच का एंगल कितना है 120, तो एक को उठा लो वही आंसर है। 20 ही रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ से भी फाइंड किया था तो भी 20 आ रहा था, है ना। तो 3 केस है, अगर मान लो 60 डिग्री एंगल है, दोनों सेम है, दोनों 10 है मैग्नीट्यूड वाइज, दोनों वेक्टर सेम है और उनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो इस केस में एक को उठा के √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर एंगल 90 है, अगर दो वेक्टर सेम है और उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो किसी एक को उठा के √2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अगर एंगल 120 है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और एंगल क्या है 120 डिग्री, तो एक उठा लो वही आंसर है, वही रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो मैंने बता दिया ये मैंने बताया था, ये तीनों रिजल्ट है कि अगर मान लो दोनों का ये दोनों सेम है, ए है और उनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √3a या a√3 बोलो चाहे √3a बोलो, एक ही बात है, आगे पीछे तो बोल ही सकते हैं। अगर इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री और ये दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √2a, मतलब किसी एक को √2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर इनके बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री है, तो एक उठा के लिख दो, वही रिजल्टेंट है। ठीक है, यही बताया था मैंने। अब सुनो, ये क्वेश्चन है, ये देख लो, 30 डिग्री, इनके बीच का एंगल क्या है 60, तो आंसर क्या आ जाएगा, किसी एक को उठा के क्या कर दो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या गया रिजल्टेंट। ठीक है, वो इतना जो फॉर्मूला लगाया था a² + b² वाला, वो इतना ना करो, सीधा ही ऐसा ही कर लो। ठीक है, ट्रिक 90 डिग्री है, दोनों सेम है 40 और बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो किसी एक को उठा के क्या कर दो √2 से मल्टीप्लाई, रिजल्टेंट आ गया 120 है, एक को उठा लो वही आंसर है। इसमें क्या है 60, दोनों सेम है 60, एंगल क्या है इन दोनों के बीच का 60 डिग्री, तो किसी एक को उठा के √3 से मल्टीप्लाई, तो यही क्या आ जाएगा आंसर, रिजल्टेंट वेक्टर यही आ गया। 90 डिग्री है, दोनों सेम है 70, तो एक को उठा के क्या कर देंगे √2 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या है 120, एंगल क्या है 120 डिग्री और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है 80, तो एक को उठा लो वही आंसर है, रिजल्टेंट क्या है 80 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, ये तीनों समझ में आ गए ना, हो गया इतना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले एक बात सुनो, जो रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है 0 डिग्री पर, मैक्सिमम रिजल्टेंट विल बी एट 0 डिग्री, और मिनिमम सबसे कम कहाँ होता है 180 डिग्री पे। रिजल्टेंट will be maximum at 0 degree and resultant will be minimum at 180 डिग्री। मैक्सिमम रिजल्टेंट मैक्सिमम का होता है 0 डिग्री पे, मिनिमम का होता है 180 डिग्री पे। ठीक है,
एक वो भी सुनो, अगर मान लो ये ऐसा था ना, हमने कुछ ऐसा किया था ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, और ये क्या है 60 डिग्री, ऐसा कुछ किया था। यहाँ दिख नहीं रहा यार, यहाँ बताते हैं। ये याद हो गया ना, रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम एट 0 डिग्री, रिजल्टेंट विल बी मिनिमम एट 180 डिग्री। अब सुनो, इसमें आते हैं। देखो ऐसे किया था ना, ये क्या है, यहाँ पे ए है 10, बी भी क्या है 10, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ऐसे किया था। अगर इस बी को बढ़ा के 20 कर दें, इस बी को बढ़ा के अगर 20 कर दिया, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। पहले तो मान लो ये दोनों 10-10 है, तो डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, डायरेक्शन होगी ठीक बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा रिजल्टेंट। अगर दोनों सेम है तो, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, अगर दोनों 10-10 है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ठीक बीच में। ये दोनों एंगल सेम सेम हो जाएंगे, है ना, सेम सेम हो जाएंगे। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इन दोनों के ठीक बीच में। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में। लेकिन अब इस बी को 10 से 20 कर दिया, बी को 10 से 20 कर दिया, तो क्या होगा, इस केस में ये रिजल्टेंट थोड़ा इस तरफ झुक जाएगा। बड़े मैग्नीट्यूड, बड़े वेक्टर जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, उस तरफ ही रिजल्टेंट झुकेगा। ठीक है, अगर बी को 20 से कर दिया 30, तो ये थोड़ा ऐसे और ऐसे हो जाएगा, और इसके पास झुक जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे है, ये 10 है, ये भी 10 है, 60 है, इस ए को कर दिया 20, तो रिजल्टेंट थोड़ा इसकी तरफ झुक जाएगा, बीच में नहीं जाएगा बिल्कुल, थोड़ा इसकी तरफ झुक जाएगा। जिधर वैल्यू ज़्यादा उधर ही रिजल्टेंट मूव करेगा, थोड़ा इस तरफ झुक जाएगा। अगर बी ज़्यादा है तो बी की तरफ हो जाएगा, और अगर ए ज़्यादा है तो ए की तरफ। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि मान लो अगर ऐसा है, ए यहाँ पे 10 है और बी यहाँ पर 20 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किसकी तरफ झुकेगा, 20 की तरफ झुकेगा। ये मान लो θ2 है और ये मान लो θ1 है, तो इस केस में θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होएगा, अगर b बड़ा है, b क्या है बड़ा है, b क्या है बड़ा है, तो इस केस में θ1 और θ2 के बीच में क्या रिलेशन होएगा, तो इस केस में θ2 छोटा हो जाएगा। देखो ये थीटा, अगर ये इसकी तरफ झुक रहा है, अगर ये इसकी तरफ झुक रहा है, तो ये θ1 क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, और θ2 क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, तो इसमें θ1 और θ2 में क्या रिलेशन हो जाएगा, θ1 बड़ा आ जाएगा θ2 से। ठीक है, अगर मान लो ये 20 और इसे कर दिया 40, ये 20 है, बी 20 है और ए को कर दिया 40, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। सुनो एक बार, 60 डिग्री। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इसकी तरफ, ए की तरफ झुकेगा, ए की तरफ झुकेगा। ये है θ2 और ये क्या था θ1। तो अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से, तो इस केस में θ1 और θ2 के बीच में क्या रिलेशन होएगा, θ2 बड़ा हो जाएगा θ1 से। क्यों, क्योंकि देखो ये इसकी तरफ झुक रहा है, तो इस केस में θ2 बड़ा हो रहा है, θ2 बड़ा हो रहा है, θ1 क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, θ1 छोटा हो जाएगा θ2 से। ठीक है, अब मान लो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, a = 10 और a = 10, ये 60 है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ठीक बीच में, ठीक बीच में आएगा। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ठीक बीच में। ये क्या है θ1
और ये क्या है थीटा 2। अगर ए इक्वल टू बी है, अगर ए इक्वल टू बी है तो इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन हो जाएगा, वो दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, सेम होंगे। क्या हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 रिलेशन निकल के आते हैं। अगर ए बी में से बी बड़ा है तो इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन आ जाएगा, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अगर ए बड़ा है तो आ जाएगा थीटा 1 इज लेसर देन थीटा 2। अगर दोनों सेम है तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 फोर्सेस है, वेक्टर है, एक है 5 न्यूटन का और एक है 12 न्यूटन का, एक है 5 न्यूटन का और एक 12 का। अगर इनको ऐड कर दें, अगर इनको ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 17 न्यूटन का। रिजल्टेंट कितना आता है, 17 न्यूटन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम तो 17 ही आ सकता है। अगर मान लो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया 5 और 12 है ना, तो मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम ऐड करने के बाद 17। और मिनिमम, मिनिमम कितना आता है, मिनिमम, मिनिमम कितना आएगा 12 - 5, मिनिमम कितना आएगा 7। मैक्सिमम आ सकता है 17, मिनिमम कितना आएगा 7। तो ये 17 है, मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम है। और रिजल्टेंट मैक्सिमम कितनी डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर। तो आंसर क्या है, 0 डिग्री। मैंने बताया था रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम एट 0 डिग्री एंड रिजल्टेंट विल बी मिनिमम एट 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों की। तो मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं, रिजल्टेंट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, 0 डिग्री पर। ठीक है, अब क्या कर दिया, 7, इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है 7 न्यूटन। मतलब दोनों का जो मिनिमम है वो 7 ही आएगा, माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा ना। माइनस कर दिया तो 7 आ रहा है। और मिनिमम, मिनिमम कितने एंगल पर, रिजल्टेंट विल बी मिनिमम एट 180 डिग्री। तो आंसर इज 180। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मिनिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है, 7 न्यूटन आ सकता है। और मिनिमम कितनी डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे। तो आंसर क्या है, 180 डिग्री। देखो रिजल्टेंट क्या दे दिया, अब दे दिया 13 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना दे दिया, रिजल्टेंट वेक्टर कितना दे दिया, 13 न्यूटन। 17 मैक्सिमम, 7 मिनिमम, इनके बीच की वैल्यू दे दी। तो इस केस में रिजल्टेंट का प्रॉपर फॉर्मूला लगा के ही सोल्व करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, यही होता है। रिजल्टेंट कितना गिवन है, 13 न्यूटन। तो 13 न्यूटन लिख देंगे। a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 2 × 5 × 12 cos थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 13 का स्क्वायर होता है 169, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल। 5 का 25 प्लस में 12 का होता है 144, प्लस में इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 120 cos थीटा। ये इन्हें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 169 प्लस 120 cos थीटा। ये इधर आएगी -0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी 120 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है, कहाँ होती है 90 डिग्री पे। तो आंसर क्या आ गया 90 बी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वेक्टर पे, रिजल्टेंट फाइंड करना हो जाएगा, रिजल्टेंट दे के एंगल पूछना। सुनो, अगर ऐसे दे रखा हो, ये वेक्टर है एक ए और ये वेक्टर है बी, इनके बीच का एंगल मान लो 60 है। एंगल क्या है 60। तो ये बोल दे कि a + b का मॉड्यूलस, a + b का मॉड्यूलस क्या होता है। ये जो दो डंडे से लगाते हैं इसे मॉड्यूलस बोलते हैं। a + b का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b²
प्लस 2ab कॉस थीटा पूरे का अंडर रूट। जैसे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं वैसे ही a प्लस बी का मॉडुलस का भी सेम ही फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पूरे का अंडर रूट। अगर ये बोलते हैं a माइनस बी का मॉडुलस बताओ तो इसमें भी ये सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, a प्लस बी का मॉडुलस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पूरे का रूट। a माइनस बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। अब देखो देखो मैंने ये बताया a प्लस बी का मॉडुलस का फॉर्मूला सेम होता है जो रिजल्टेंट का होता है, सेम होता है ना। तो ये दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों क्या है 10 दोनों क्या है 10 इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा 10√3। एक को पकड़ के √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही सीखा है हमने, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 10√3। और वही क्या होता है a प्लस बी का मॉडुलस और रिजल्टेंट, सेम ही बात है। a प्लस बी का मॉडुलस या फिर रिजल्टेंट ले लो, एक ही बात है। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 10√3। a माइनस बी का मॉडुलस, इसका मतलब होता है इस b को पलट कर फिर रिजल्टेंट लेना। इस b को पलट दिया, यहाँ पे क्या आ गया 10, और फिर इन दोनों के बीच में क्या ले लो, रिजल्टेंट ले लो। क्या ले लो, रिजल्टेंट। अब ये एंगल कितना बन जाएगा 120, एंगल कितना बन गया 120, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10। a माइनस बी का जो मॉडुलस आएगा वो आएगा 10। देखो अब इस केस में क्या हुआ, a प्लस बी का मॉडुलस बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि एंगल क्या है छोटा, एंगल क्या है छोटा। यहाँ पे क्या था 60, इसलिए रिजल्टेंट क्या है बड़ा है। यहाँ पर एंगल बड़ा था 120, इसलिए रिजल्टेंट क्या है छोटा है। तो इस केस में क्या है, a प्लस बी का मॉडुलस बड़ा है a माइनस बी के मॉडुलस से। ठीक है, सेम ऐसे इसमें भी है। देखो a प्लस बी का मॉडुलस मतलब रिजल्टेंट ले लो, रिजल्टेंट कहाँ आएगा बीच में, कितना आएगा। अगर दोनों वेक्टर सेम है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इस केस में रिजल्टेंट कितना आता है, किसी एक को उठा के √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 10√2। और मॉडुलस a प्लस बी का मॉडुलस भी रिजल्टेंट जैसा ही होता है, 10√2 आ जाएगा। a माइनस बी का मॉडुलस, a माइनस बी का मॉडुलस में हम क्या करेंगे, इस b को पलट के फिर क्या ले लेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे। b को पलट कर रिजल्टेंट ले लिया तो भी सेम ही आएगा, एंगल तो सेम ही बन रही है 90 इधर भी 90 है इधर भी 90 है। तो a प्लस बी का मॉडुलस और a माइनस बी का मॉडुलस इस केस में क्या आएगा, सेम आएगा 10√2, और इसमें भी 10√2। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, इक्वल होंगे यहाँ पे दोनों इक्वल ही ना दोनों, 10√2 10√2। तो इस केस में a प्लस बी का मॉडुलस इक्वल टू a माइनस बी का मॉडुलस। इसमें क्या होता है, देखो अगर ये दोनों सेम है और बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होता है, किसी एक को उठा लो वही क्या है रिजल्टेंट है। और यही क्या होता है a प्लस बी का मॉडुलस, a प्लस बी का मॉडुलस और रिजल्टेंट एक ही बात है। तो a प्लस बी का मॉडुलस भी कितना आ जाएगा 10। a माइनस बी का मॉडुलस मतलब इस b को पलट के इधर कर दो, कर दिया, b इक्वल टू 10। अब ले लो एंगल क्या गया 60 डिग्री, एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ पर एंगल बड़ा था तो रिजल्टेंट क्या आएगा छोटा, एंगल बड़ा है तो रिजल्टेंट कम आएगा। यहाँ पे एंगल छोटा है तो रिजल्टेंट क्या आएगा बड़ा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये भी ऐसे आएगा, इस केस में a माइनस बी का मॉडुलस ज़्यादा है a प्लस बी के मॉडुलस से। ठीक है, इसमें यही बातें बता रखी थी। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने बता ही दिया, ये बता दिया ना सारा, θ1 θ2 अगर एंगल सेम है दोनों के बीच का, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इस केस में θ1 और θ2 के बीच में क्या रिलेशन होता है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर θ2 ये अगर b ज़्यादा है, झुकाव अगर b की तरफ है, तो इस केस में θ1 और θ2 के बीच में क्या रिलेशन होएगा, θ1 बड़ा हो जाएगा θ2 से। और अगर ये a की तरफ इसका झुकाव है, मतलब अगर a बड़ा है, तो इस केस में θ1 और θ2 के बीच में क्या रिलेशन होएगा, θ2 बड़ा हो जाएगा θ1 से। ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये भी सेम ही है यहाँ पे।
ए बड़ा है तो थीटा 2 बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा है तो थीटा 1 बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इन मिनिमम बिटवीन एंगल बिटवीन देम 180 एंड मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? मिनिमम। रिजल्टेंट क्या होगा उस केस में? मिनिमम। और अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम। रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम, अगर 0 डिग्री है तो। ठीक है। When angle between two vector is increased from 0 to 180 degree, then their resultant will be decrease. अगर मान लो 0 से 180 बढ़ रहा है, 0 से 180 हो रहा है रिजल्टेंट, तो रुको, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 डिग्री तक बढ़ रहा है, मतलब 0 से लेके 180 तक बढ़ रहा है, तो इस केस में क्या होगा? रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, सुनो ये क्वेश्चन और सुन लो। देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स ऑफ 3√3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कौन से एंगल पर होएगा? किस एंगल पर जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? मैक्सिमम होएगा। तो मैंने बताया था रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम एट 0 डिग्री, तो इसका सिंपल सा आंसर 0 है। ठीक है, मैक्सिमम रिजल्टेंट का होता है 0 डिग्री पे। मिनिमम कहाँ होता है? रिजल्टेंट विल बी मिनिमम एट 180 डिग्री, 180। अब रिजल्टेंट दे दिया 7 न्यूटन, रिजल्टेंट क्या दे दिया? 7 न्यूटन, और एंगल बताने हैं, तो अब तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिजल्टेंट इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट कितना दे दिया? 7 इक्वल टू में ए कितना है? ए 3√3 का स्क्वायर प्लस में बी कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए कितना है? √3 इंटू बी कितना है? 2 इंटू कॉस थीटा। थीटा तो हमें फाइंड नहीं करना है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इस रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कितना देगा? 49। ये कितना बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 प्लस ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 12√3 कॉस थीटा। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 31 इधर आएगा, ये आ जाएगा 18, 12√3 कॉस थीटा। ठीक है, 12 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, 18/12 √3 भी तो आएगा साथ में, इक्वल टू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3, यहाँ पे क्या आएगा? 2। इस 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो ये लिख देंगे √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू √3, इसे कैंसिल कर देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3। √3/2 कितने पे होता है? 30 पे। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 यही होती है, तो आंसर इज डी। ठीक है, अगर मिनिमम पूछ ले तो 180, मैक्सिमम पूछ ले तो 0, अगर और कुछ पूछ ले, रिजल्टेंट दे के एंगल पूछ ले, तो पूरा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ये सुनो, अगर मान लो ऐसा दे दिया, वेक्टर को 2 टाइप्स में दे सकता है, 2 तरीके से। एक तो अभी हमने जितना भी किया वो किया था, ऐसे वेक्टर दे दिया। ठीक है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब दे सकते हैं ऐसे, एक वेक्टर दे दिया P, एक वेक्टर दे दिया Q। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, एक वेक्टर क्या है? P, ये होती है I कैप J कैप K कैप की फॉर्म में। ठीक है, और वो ऐसे थे, ऐसे वेक्टर थे। P वेक्टर दे दिया डायरेक्शन के साथ, और Q दे दिया। अब पूछ क्या लिया? P प्लस Q बताओ। तो इस केस में हम क्या करेंगे? I कैप में I कैप जोड़ देंगे, J कैप में J कैप जोड़ देंगे, और K कैप में K कैप जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3I कैप
यही होएगा, प्लस इसमें ये जोड़ देंगे, जे कैप में जे कैप जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 जे कैप, प्लस इसमें ये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 के कैप। ठीक है, P माइनस क्यू कह दे, अगर P माइनस क्यू तो माइनस कर देंगे, मतलब इनके आगे माइनस का साइन लगा दो। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा आई कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस जे कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 के कैप। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर इस फॉर्म में वेक्टर दे दे और ये पूछ ले P प्लस क्यू बताओ, तो आई में आई जोड़ देना, जे में जे और के में के। अगर ये बोल दे P माइनस क्यू बताओ तो माइनस कर देना, बस माइनस कर देना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं 2-3। इसमें सुनो, इसमें 4 वेक्टर दे दिए, P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर एंड S वेक्टर। पूछ क्या दिया P प्लस क्यू प्लस R प्लस S, ऐसा पूछ लिया। तो क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। ये देखो -4 और -2, -4 और -2 कितना आ जाएगा -6। रुको, वो गिर गया, कोई नहीं, सीख ले। -6 से ये वाला 6 कैंसिल, -6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या 3 बच गया। तो सिंपल आंसर तो दिख ही रहा है, यही आंसर है, क्योंकि 3 एक में ही ऑप्शन है। ये -4 और -2 कितना आ जाएगा -6, -6 से प्लस का 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस केस में आंसर क्या आ गया 3 आई कैप। तो आंसर तो ये दिख रहा है, बाकी आगे भी कर लेते हैं। ये देखो 5 + 3 8, 5 + 3 8। रुको, सिंपल ही कर दो, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 और 4, प्लस का 5 और माइनस का 4, तो आंसर क्या आएगा जे कैप। ठीक है, 1 ही बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो जे कैप आ गया सिंपल। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस का है, 4 + 3 कितना होता है 7, तो ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट में क्या पूछा है, P माइनस क्यू प्लस R माइनस S। जहाँ पर माइनस दे रखा है उनके साइन चेंज कर दो, S वेक्टर के साइन चेंज कर दो और Q के करें। इसे बना दो प्लस का, इसे बना दो माइनस का, इसे बना दो माइनस का, इसे माइनस का, इसे प्लस का और इसे माइनस का। सबके साइन क्या कर दिए चेंज कर दिए। अब सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, -4 और +2, -4 और +2 क्या आ जाएगा -2 आ गया। -6 और 3 ये क्या आ जाएगा -3, तो इनको टोटल करेंगे तो आ जाएगा -5। तो आंसर यही है, एक में दिख रहा है आंसर। ठीक है, एक में दिख रहा है ना। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा जे कैप में, और इसमें क्या होगा ये सेम ही है, तो यहाँ पे जे आ जाएगा, 5 में से 4 गए जे। ठीक है, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा -7 जे कैप, -7 जे कैप। तो बी इज करेक्ट। डन है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये और क्वेश्चन कर लेते हैं एक। इसमें क्या बोला है देखो, इसमें भी 4 वेक्टर है P Q R S। क्या बोला है P माइनस क्यू प्लस R माइनस S। जिसके आगे माइनस है उनके क्या करेंगे साइन चेंज। Q प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। S में भी सेम होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। अब सॉल्व कर लो। देखो 3 + 2 5, 5 2 7, 7 - 3, 7 - 3 कितना आ जाएगा 4। तो आंसर तो यही है, क्योंकि 4 एक में ही है, तो आंसर यही है। जे कैप वाले भी देख लेते हैं। देखो ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, इससे ये कैंसिल, 4 ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो 4 4 8। ये ठीक है, अभी तक सारे माइनस के, माइनस 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 माइनस। 7 + 6 + 3 + 4 = 20, और माइनस का साइन है तो सारे क्या आ जाएंगे माइनस। तो डी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप में हो जाएंगे ना। ठीक है जी। सुनो, अब क्या होता है, जैसे मान लो 2 वेक्टर गिवन है। क्या है, 2 वेक्टर गिवन है। ये यहाँ पे है B
ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे ए है 2, ठीक है, 2 मान लिए। और इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस केस में देखो परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। अगर ये बोलते हैं ये मान लो θ1 है, क्या ये θ1, अगर ये बोलते हैं θ1 की वैल्यू बताओ, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है एक दूसरे के, क्या है दो वेक्टर है और वो एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है, और θ1 की वैल्यू बताओ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू, जिससे थीटा कनेक्टेड होता है, जिससे ये थीटा कनेक्टेड होता है वो हमेशा ही नीचे लिखते हैं। ये इसके बेस में ये है ना, θ1 के बेस में ये है ना, तो इसे हमेशा ही क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इसे कहाँ लिखेंगे नीचे, और जो ये ऊपर वाला इसे ऊपर, जिससे ये कनेक्टेड होता है, जिससे ये कनेक्टेड होता है या फिर इसके बेस में कह लो चाहे इससे कनेक्टेड कह लो, वो हमेशा ही नीचे लिखते हैं। उस वेक्टर को कहाँ लिखेंगे हमेशा ही नीचे, और दूसरे वेक्टर को कहाँ लिखेंगे ऊपर। तो यहाँ से θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, θ1 की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 2/3। ये क्या आ गई टेंजेंट थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब मान लो ऐसे दे दिया कि θ2 की वैल्यू बताओ, इसे मान लेते हैं θ2, इस θ2 की वैल्यू बताओ। तो सेम वही करेंगे, टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू, जिससे ये कनेक्टेड है, जिस वेक्टर से ये कनेक्टेड है उससे कहाँ लिखते हैं नीचे, कहाँ लिखेंगे नीचे, तो इसे कहाँ लिखेंगे नीचे, और जिससे ये कनेक्टेड नहीं है उसे कहाँ लिखते हैं ऊपर 3। तो यहाँ से θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 3/2। देखो जिससे कनेक्टेड होता है ना वो हमेशा नीचे लिखते हैं, बस ये बात याद रखो, कहाँ लिखेंगे नीचे, और जिससे कनेक्टेड नहीं होता वो ऊपर। θ1 में ये इस वेक्टर से कनेक्टेड था तो इसे कहाँ लिख दिया नीचे, जिससे कनेक्टेड नहीं था उसे लिख दिया ऊपर। इस केस में θ2 किससे कनेक्टेड था, इस वेक्टर से, तो इसे कहाँ लिख दिया नीचे, और जिससे कनेक्टेड नहीं था उसे कहाँ लिख दिया ऊपर, ठीक है। ऐसे सोल्व करते हैं अगर θ1 और θ2 की वैल्यू पूछ ले तो। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि जो दो वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना जरूरी है। देखो इसमें भी बता रखा है, ये रहा, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तभी वैलिड है जब ए और बी, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तभी क्या ये केस वैलिड। इसमें भी देखो ये सेम चीज बता रखी है, इसमें इसने पूछ रखा है θ2 की वैल्यू बताओ। θ2 किससे कनेक्टेड है, बी से, तो ये बी कहाँ आ जाएगा नीचे, और जिससे कनेक्टेड नहीं है वो कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स a/b। θ1 पूछ लिया, ये θ1 पूछ लिया, θ1 किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, तो ए कहाँ आ जाएगा नीचे, ए कहाँ आ गया नीचे, और जिससे कनेक्टेड नहीं है वो कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो बी कहाँ आ गया ऊपर। तो यहाँ से θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स b/a। ये केस समझ में आ गया, ठीक है जी। अब एक और चीज बताते हैं, देखो ये तो कर लिया कि ये तभी वैलिड है, ये थीटा फाइंड करने का केस, जब क्या हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब एंगल क्या बनाए 90 डिग्री। लेकिन ऐसा दे दे, अगर मान लो ऐसा दे दिया, ऐसा यहाँ पे ये है 20 और ये क्या है 30, इनके बीच का एंगल मान लो 60 दे दिया, बीच का एंगल क्या दे दिया 60। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसके क्या कर लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, 20 के कंपोनेंट ले, एक तो इधर आएगा, एक तो इधर आएगा, और एक कहाँ आएगा, इधर आएगा। दो कंपोनेंट आएंगे इसके, ऊपर कितना आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 20 sin 60, 20 sin 60, 20 sin 60 कितना आता है √3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10√3। तो ऊपर तो क्या आ गया, 10√3, ये आ गया। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 20 cos 60। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 20 × 1/2, ये बन जाएगा 10, आ गया। ये क्या आ जाएगा 10, एक इधर 30 आई 10 और हो जाएगा, ऐसा होगा।
अब यहाँ पे अलग बना लेते हैं, एक दो कंपोनेंट ले चुके हैं हम इसके। ऊपर कितना है 10√3, एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच का 90 बन रहा है, और यही कंडीशन थी। ये देखो ये 10 और 30 दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, दो वेक्टर हैं दोनों ही क्या है सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, 30 + 10 40 आ गया। अब इसे भूल जाओ, इसे सारे को भूल जाओ, क्यों? क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट ले लिए, जो हमारी कंडीशन थी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए वो हमने वैसी कंडीशन कर दी, वैसा ही केस बन गया। अब वही कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसने पूछ लिया कि θ1 बताओ, θ1 बताओ, तो सेम टेंजेंट θ1 इक्वल टू थीटा जिससे कनेक्टेड होता है वो हमेशा कहाँ आएगा नीचे, 40 आ गया नीचे, और जो बच गया वो ऊपर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3/4। θ1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 इनवर्स √3/4। ठीक है। θ2 पूछ लिया, θ2 पूछ लिया। अगर θ2 पूछ लिया तो क्या करेंगे, सेम वही टेंजेंट θ2 जिससे ये कनेक्टेड है, इस वेक्टर से कनेक्टेड है, तो इसे कहाँ लिखेंगे नीचे, 10√3 को नीचे, और जिससे कनेक्टेड नहीं है उसे कहाँ लिखेंगे ऊपर, ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इनवर्स, सीधा लिख लो 4/√3। ठीक है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, ऐसे दे रखा है, जैसे मान लो 60 डिग्री एंगल दे दिया, तो दो कंपोनेंट लेके उसे एक दूसरे को क्या कर दो परपेंडिकुलर बना लो। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये केस तभी वैलिड है जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, तभी हम θ1 θ2 फाइंड कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बस इस पे, फिर आगे करेंगे। ये मान लो दो वेक्टर है, ये यहाँ पे 10 है, ये 5√3, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ठीक है। पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। इसके क्या लेने हैं, कंपोनेंट लेते हैं। एक तो आएगा इधर और एक कहाँ आएगा इधर। ठीक है। दो कंपोनेंट आएंगे। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 10 sin 30, 10 × 1/2, तो ये कितना बन जाएगा 5। इधर कितना आ गया 5 आ गया। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 10 cos 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√3, दो 5√3 हो गए। ठीक है। इसके कंपोनेंट ले लिए हमने, अब इसे हटा दो, एक नया बनाते हैं केस। ऊपर कितना था, ऊपर 5। ठीक है जी। नीचे ये देखो, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में, दोनों कहाँ हैं सेम ही डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा 10√3, इधर आ गया 10√3। अब देखो ये एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर। अब हम फाइंड कर सकते हैं θ1 की वैल्यू बताओ, टेंजेंट θ1 इक्वल टू, जिससे थीटा वाली जो ये थीटा कनेक्टेड होता है तो वो कहाँ आता है नीचे, तो ये कहाँ आएगा नीचे 10√3, और जिससे कनेक्टेड नहीं होता वो ऊपर, इससे कनेक्टेड नहीं है तो ये ऊपर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, θ1 का आंसर क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1/2√3। दिस इज द आंसर। ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है। अब ये बोलते θ2 बताओ, θ2 तो इस केस में क्या करेंगे, θ2 सेम वही करेंगे, टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू, जिससे कनेक्टेड है वो नीचे, ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे, और जिससे कनेक्टेड नहीं है वो ऊपर। 10 क्या था ये 10√3, तो ये क्या आ जाएगा, θ2 की वैल्यू क्या आ गई
टेंजेंट इनवर्स 2√3। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लोगे, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो एक क्वेश्चन बताना, समझ तो आया क्या होगा। ये बताओ, एक वेक्टर दे दिया 4i कैप प्लस 8j कैप, एंगल बताना है वाई एक्सिस के लोग, एंगल बताना है। देखो कैसे करेंगे, एक सेकेंड। ये क्या होती है एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कितना है 8 है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, आई क्या होती है, आई का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, कितने इधर रखिए 4, तो ये आ जाएगा 4। एंगल किसके साथ बताना है, एंगल किसके साथ बताना है, वाई एक्सिस के साथ बताना है ना एंगल, विद वाई एक्सिस के साथ बताना है। तो मतलब इसे मान लो θ1 मान लिया। अब इसे सॉल्व कर लो, टेंजेंट θ1 इक्वल्स टू, जिससे कनेक्टेड है तो ये कहाँ आएगा नीचे, और जिससे कनेक्टेड नहीं है वो कहाँ आएगा ऊपर। ठीक है, तो θ1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो ये आ गई θ1 की वैल्यू जो पूछ रखी थी एंगल विद वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे था क्वेश्चन। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये सुनो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस एक ही बात है, मैग्नीट्यूड बोल लो या मॉडुलस बोल लो एक ही बात है। जैसे ये दे रखा है, ये आई जो ये 2 डंडे से है ना, इसका मतलब ये होता है जो ये 2 डंडे से लगा रखे हैं इस आई के ऐसे दो डंडे से, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोल लो मॉडुलस बोल लो। अगर ये इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। जैसे यूनिट वेक्टर जैसे आई कैप है, आई कैप ये क्या एक यूनिट वेक्टर है। क्यों, क्योंकि देखो इसका जब मॉडुलस कर दिया या फिर मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो इक्वल टू 1 आता है। इक्वल टू क्या आता है 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। और इसके 6 एग्जांपल भी बता सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। और इन 2 डंडों का मतलब क्या है, के कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।